नमस्कार साथियों, एस्पिरेंट आईएएस पर आपका स्वागत है। आज का हमारा यह जो विषय है, यह दृष्टि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2024 का जो पहला टेस्ट है उससे संबंधित होगा। आगामी जो हमारी यूपी पीसीएस परीक्षा जो 2024 की 17 मार्च को निर्धारित की गई है, उससे संबंधित दृष्टि संस्थान की जो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज चलती है, उस सीरीज का यह पहला टेस्ट है जिसके बारे में आज हम देखेंगे। और इसमें कुल 150 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आज के इस यह जो वीडियो होगा, आज की जो यह पहली टेस्ट सीरीज है, उसमें बेसिकली जो है वह हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि हमारी आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। और आप लोग भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और सही उत्तर देने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में काउंट कीजिए कि आपने कुल कितने उत्तर सही किए। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो इस प्रकार जो है हमारा यह पहला प्रश्न है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। यानी कि जो इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह है, इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट जो शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। यानी कि जो इलाहाबाद और कड़ा ने सम्राट, कड़ा को यहाँ पे होना चाहिए, इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया गया। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह है, शाह आलम द्वितीय ने युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी देने का फरमान जो है वह जारी किया। तो नीचे दिए गए कूट में से जो एक कितने जो उत्तर हैं वह सही हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह है केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो इस प्रकार यह जो प्रश्न है इसमें से दोनों स्टेटमेंट जो हैं उसमें जो हमारा यह पहला स्टेटमेंट है यह सही है, और जो दूसरा स्टेटमेंट है वह गलत है। तो इस प्रकार इसमें जो है, जो दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है बंगाल और बिहार, और यह बिहार शब्द जो है यही गलत है, क्योंकि बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का हमारा पहला उत्तर सही है। तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना टिक लगाते जाइए। चलिए अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अधिनियम पर विचार कीजिए और उनके अधिनियम के वर्ष के संबंध में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह हमारा जो पहला है कारखाना अधिनियम, फिर दूसरा है शारदा अधिनियम, तीसरा है दहेज निषेध अधिनियम, और तीसरा है विशेष विवाह अधिनियम। तो इस प्रकार इसको कालानुक्रम यानी कि कौन सा अधिनियम सबसे पहले पारित किया गया था। तो इसमें से जो यह शारदा अधिनियम है, यह हम देख सकते हैं कि यह सबसे पहले आया था। उसके बाद यह कारखाना अधिनियम आया था, जो कि रिपन के समय में था। इसके बाद जो है वो हमारा ये चौथा नंबर विशेष विवाह अधिनियम आया था, और तब उसके बाद जो आया था वह दहेज निषेध अधिनियम। तो इस प्रकार से हमारा जो एक ऑप्शन होगा इसमें से पहला ये है, और यानी कि पहले नंबर पर दूसरा, तो हमारा जो कथन बी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1857 के विद्रोह को दबाया। किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1800 बिहार में, यहाँ पे शब्द जो है बिहार में 1857 के जो विरोध था उसको दबाया। तो इसमें पहला ऑप्शन है जॉन निकोलस, दूसरा है जनरल ह्यू रोज, और जो सी ऑप्शन है वो है सर कॉलिन कैंपबेल, और चौथा जो ऑप्शन है हमारा वह है विलियम टेलर। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो विलियम टेलर यानी ऑप्शन डी है वो हमारा सही ऑप्शन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो चौथा प्रश्न है उसमें जो सूची 1 और सूची 2 में
से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसमें कुछ घटनाएं दी गई हैं और वह उसके बाद वह किसके जो है कार्यकाल में उस समय वायसराय कौन थे, या नेक्स्ट पेज पे इधर है, तो उसको मिलाना है। तो इल्बर्ट विल विवाद हमें देखना है, इल्बर्ट विल विवाद। तो इल्बर्ट विल विवाद किसमें, किसके शासनकाल में हुआ था, तो यह हम जान सकते हैं कि इल्बर्ट जो विल विवाद हुआ था वह हुआ था रीपन के समय में। किसके समय में, रीपन के समय में। तो इसमें पहले का क्या हो जाएगा, चौथा। तो इसके सामने हम लिख देते हैं पहला। फिर दूसरा हमारा क्या है, काकेरी, काकेरी षड्यंत्र, काकेरी षड्यंत्र। तो यह जो है हमारा किसके समय में हुआ था, रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग। तो इसके सामने हम लिख देते हैं दूसरा, लॉर्ड रीडिंग के समय जो है वह काकेरी षड्यंत्र हुआ था। और जो तीसरा है वह है लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था, लखनऊ समझौता जो है वह किसके जो कार्यकाल में हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो यह इसके सामने हम लिख देते हैं तीसरा, यानी कि सी का जो है वह दूसरा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और चौथा जो आप है डी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया, उसका जो ऑप्शन होगा वह वेवेल। तो इसमें चौथा। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो पहला है उसका जो चौथा, यानी कि पहले का डी, डी किस में है, सिर्फ एक में है। तो इस प्रकार अन्य ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाते हैं और हमारा जो ऑप्शन ए है वह सही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। यह इस वर्ष करंट अफेयर का भी चर्चा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। तो इसमें है पी कृष्णा पिल्लई, के जी मसूरवाला और के केलप्पन और मातंगिनी हजारा। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वह ऑप्शन सी जो है वह सही है। के केलप्पन जो थे वह वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित है। यह एक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह था जिसमें ईवी रामा जो पेरियार नायकर जिन्हें कहा जाता है वह भी शामिल थे। तो इस प्रकार इस ऑप्शन में जो है वह के केलप्पन जो थे वह वाईकोम सत्याग्रह से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में कथन ए जो है वह अभिकथन और जो आर कथन है वह कारण, दूसरे कथन कारण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो इसको हम देखते हैं कथन क्या है। तो ए है, डच और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनियों दोनों ने मसूलीपट्टनम जो शहर था को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मसूलीपट्टनम शहर को नियंत्रित करने का प्रयास किया किसने, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। इसके अलावा यह 17वीं शताब्दी के पश्चिमी तट पर, 17वीं शताब्दी में पश्चिमी तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। यह जो 17वीं शताब्दी है उसके पश्चिमी तट में यह सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो यह जो हमारा कारण है यह पूर्ण रूप से गलत है, यह पूर्ण रूप से गलत है। तो इस प्रकार यह जो अभिकथन है यानी कि ए यह सत्य होता है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी यानी कि ए सत्य है किंतु आर गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड कर्जन के काल से संबंधित नहीं है। यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में निम्न में से कौन सी घटना नहीं हुई थी। तो पहला है बंगाल विभाजन जो कि हुआ था उन्हीं के काल में। दूसरा है भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन, यह भी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। और तीसरा अकाल आयोग, यह भी लॉर्ड कर्जन के उसमें कार्यकाल में गठित हुआ था। चौथा है हंटर आयोग, यह जो है यह लॉर्ड कर्जन के समय का नहीं। तो इस आधार पर हमारे सातवां प्रश्न का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है वह, उन्होंने वर्ष
1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। दूसरा है उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। कौन? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, उन्होंने स्वराज पार्टी के गठन में भी भाग लिया। तो ये दोनों कथन जो है वह पूर्ण रूप से सत्य हैं। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन सी होगा वह सही होगा। लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न हमारा है, श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत पहले भारत का पहला श्रमिक नेता किसे माना जाता है? श्रमिक संघ आंदोलन की शुरुआत से पहले भारत का पहला जो श्रमिक नेता है वह किसे माना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है ए, जो कि है नारायण मेघाजी लोखंडे, लाला लाजपत राय और वीपी वाडिया हैं और सोराबजी सापूरजी बंगाली। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए होगा नारायण मेघाजी लोखंडे, यह ऑप्शन सही होगा। अब 10वां प्रश्न, जमींदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जो जमींदारी प्रथा थी उससे संबंधित जो निम्नलिखित कथन है उसमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला स्टेटमेंट है, इसने निश्चित किराए या अभिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को अस्थायी रूप से स्थापित कर दिया। यानी कि इसने निश्चित किराए, यानी कि उसमें जो भूमि के अधिकारी थे उन्हें एक निश्चित किराए के साथ जो है वह स्थापित कर दिया। इसे वर्ष 1993 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त के माध्यम से पेश किया गया था। स्टेटमेंट जो सी है वह कहता है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व सीधे किसानों से वसूला जाता था। यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था। तो जो जमींदारी प्रथा थी हमें पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में इसे लाया गया था। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन जो है वह भी सही है, क्योंकि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही इसे लाया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाला लाजपत राय, पहला स्टेटमेंट है, लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में चुना गया। लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले महासचिव के रूप में चुना गया। और दूसरा स्टेटमेंट है, कांग्रेस ने वर्ष 1922 में गया अधिवेशन में अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस के गठन का स्वागत किया और इसकी सहायता के लिए एक समिति का गठन किया गया। तो इसमें से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है यह गलत है और दूसरा सही है। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन होगा वह भी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं को जो है वह कालानुक्रम में लगाना है। तो पहला है हंटर शिक्षा आयोग, उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच, ली आयोग और रैली आयोग। तो इस संबंध में इन्हें क्रम से लगाना है इनकी स्थापना के आधार पर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है यह 1854 में आया था। तो यह सबसे पहले होगा, यानी कि दूसरा जो है वह सबसे पहले होगा, ये वाला चार्ल्स वुड डिस्पैच। तो इस आधार पर इसमें यह हमारा पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन जो है वह एलिमिनेट हो जाते हैं। उसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच के बाद हंटर शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो 2 के बाद पहला आएगा। 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17 के बाद 18 के बाद 19 के बाद 20 के बाद 21 के बाद 22 के बाद 23 के बाद 24 के बाद 25 के बाद 26 के बाद 27 के बाद 28 के बाद 29 के बाद 30 के बाद 31 के बाद 32 के बाद 33 के बाद 34 के बाद 35 के बाद 36 के बाद 37 के बाद 38 के बाद 39 के बाद 40 के बाद 41 के बाद 42 के बाद 43 के बाद 44 के बाद 45 के बाद 46 के बाद 47 के बाद 48 के बाद 49 के बाद 50 के बाद 51 के बाद 52 के बाद 53 के बाद 54 के बाद 55 के बाद 56 के बाद 57 के बाद 58 के बाद 59 के बाद 60 के बाद 61 के बाद 62 के बाद 63 के बाद 64 के बाद 65 के बाद 66 के बाद 67 के बाद 68 के बाद 69 के बाद 70 के बाद 71 के बाद 72 के बाद 73 के
तो इन दोनों में 2 के बाद पहला ही है। उसके बाद जो है वह ये रैले आयोग का गठन किया गया था। तो इस आधार पर पहले के बाद चौथा आएगा, तो यहाँ पे चौथा और यहाँ पे तीसरा है, तो इस आधार पर हमारा जो बी ऑप्शन है वह सही होगा। अब अगला प्रश्न है जो पवना विद्रोह से संबंधित है। यह बंगाल में हुआ एक विद्रोह था, तो उससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो हमारा बोल रहा है, स्टेटमेंट ए, वह बोल रहा है जमींदारों की दमनकारी नीतियां, पवना में कानून व्यवस्था का अभाव, दलित वर्ग का आंदोलन, सांप्रदायिक दंगे, इनमें से कौन से ऐसे कारण थे कि जिनके आधार पर जो है वह पवना विद्रोह हुआ? तो यह जमींदारों के खिलाफ था, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होता है। और ऑप्शन सही मत, यानी कि जो पवना विद्रोह था वह जमींदारों की जो दमनकारी नीतियां थी उनसे संबंधित था। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूपी किसान सभा का गठन किया गया। यूपी जो किसान सभा है उसका गठन कब किया गया? 1907, 1915, 1918, 1921। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा 1918, यानी कि जो यूपी किसान सभा है इसका गठन 1918 में किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित उद्देश्यों से कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। यानी कि वारेन हेस्टिंग ने निम्नलिखित किस उद्देश्य से कलकत्ता का जो मदरसा उसकी स्थापना की थी? पहला स्टेटमेंट है भारत में प्राच्य शिक्षा में रुचि को पुनर्जीवित करना, कंपनी के दरबार में ब्रिटिश प्रशासन की सहायता के लिए योग्य भारतीयों को तैयार करना, स्थानीय भाषा में शिक्षा को बढ़ावा देना, बेहतर प्रशासन के लिए ब्रिटिश नागरिकों को मुस्लिम रीति रिवाजों और कानूनों में शिक्षा प्रदान करना। तो इस आधार पर जो हमारा बी ऑप्शन है स्टेटमेंट है यह अधिक सही लगता है, क्योंकि उन्होंने जो ब्रिटिश प्रशासन में उसके सहायता के लिए योग्य भारतीय तैयार करना उनका लक्ष्य था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी होगा वह सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है सांप्रदायिक पंचाट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह लोथियन समिति की सिफारिशों पर आधारित था। सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई थी। 33% सीटें आरक्षित की गई थी। तो इस प्रकार यह जो सांप्रदायिक पंचायत था दलितों से संबंधित था। तो हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह लूथियन के समिति की सिफारिश पर आधारित थे। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वह सही होगा। 17वां क्वेश्चन हमारा है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? हेनरी कॉटन, अल्फ्रेड वेब, महात्मा गांधी और एम बोस। तो जो नेटाल इंडियन कांग्रेस था उसकी स्थापना जो थी वह महात्मा गांधी ने की थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विभिन्न विद्वानों द्वारा 1857 के विद्रोह के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है आउट्रम जो थे अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र। यानी कि अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का मुस्लिम षड्यंत्र। जो आउट्रम थे इन्होंने
1857 के विद्रोह को इसी रूप में जो है वह वर्णन इसका किया कि अंग्रेजों का यह एक षड्यंत्र था जो कि मुस्लिमों का षड्यंत्र था जो कि अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकने का था। कार्ल मार्क्स ने इसको क्या कहा, अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। अंग्रेजों द्वारा पूर्व में ही प्रारंभ सामाजिक प्रगति का विस्तार। आर होम्स ने इसे इस रूप में वर्णित किया कि ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध, ईसाई धर्म के खिलाफ युद्ध। और जो ऑप्शन डी है वह है बेंजामिन डिजरायली जो थे इसे राष्ट्रीय उत्थान के रूप में वर्णित किया। तो इसमें जो हमारा यह ऑप्शन सी है आर होम्स, इन्होंने ईसाई धर्म के खिलाफ इसे युद्ध बताया था। तो ऑप्शन जो है हमारा वह सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न 19वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। 1889 में ब्रिटेन में की गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। इसका उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना है। तो इस प्रकार यह दोनों कथन जो है वह सही हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ विलय हो गया? किस संगठन के साथ विलय हो गया? पहला है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ और भूमिधारक समाज। तो इसमें से जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय जो है वह हो गया था। तो हमारा ऑप्शन जो है वह सी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है बंगाल का विभाजन लागू हुआ, सूरत विभाजन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया, दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। उपर्युक्त जो घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जो बंगाल का विभाजन है यह 1905 में किया गया और बंगाल के विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव जो पारित किया गया था वह 1900 जब लागू हुआ 1905 में, तो इससे पहले ही जो क्योंकि इसकी योजना 1903 में ही बना ली गई थी तो बहिष्कार प्रस्ताव पहले पारित हुआ था। तो 1 से पहले 3 आएगा और 3 के बाद 1, तो 3 सबसे पहले इसमें है और 3 के बाद 1, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो होगा वह होगा दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज होगा। यह 1906 के अधिवेशन में किया था इन्होंने। और उसके बाद 1907 में सूरत विभाजन हो गया। तो ऑप्शन जो बी है वह हमारा सही होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है वह है प्रार्थना समाज ने सामाजिक जागरूकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? प्रार्थना समाज जो था उसके द्वारा शुरू किया गया जो समाचार पत्र था वह कौन सा था? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वह है बंगदूत, दिग्दर्शन, सुबोध पत्रिका और बंग दर्शन। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही होगा, सुबोध पत्रिका। तो यही जो है वह प्रार्थना समाज द्वारा शुरू किया गया था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद मैसूर राज्य में क्या परिवर्तन हुआ था? पहला स्टेटमेंट है मैसूर का नया राज्य कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया। उन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली।
दूसरा स्टेटमेंट है विलियम बेंटिंक ने 1831 में कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया गया। और जो तीसरा कथन है वह है लॉर्ड रिपन ने 1881 में राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया गया। तो इस आधार पर जब इसे हम पढ़ते तो पता चलता है तीनों स्टेटमेंट जो है वह सत्य हैं, क्योंकि जो टीपू सुल्तान की श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका जो राज था वह कृष्णराज तृतीय को दे दिया गया था 1799 में। तो इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन डी है वह सत्य होगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न 24वां, इल्बर्ट बिल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। इल्बर्ट बिल जो विवाद था और लॉर्ड रिपन के समय का, उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन ए है, इसमें प्रस्तावित किया गया कि भारतीय मजिस्ट्रेट यूरोपीय लोगों पर आपराधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे। दूसरा है, इसने भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ दीवानी और आपराधिक मामले दायर करने की अनुमति दी। भारतीयों को यूरोपीय लोगों के खिलाफ, यह ध्यान देने की बात है। तीसरा कथन है, इसने भारतीय सिविल सेवक अधिकारियों को यूरोपीय लोगों को जेल की सजा देने के लिए अधिकृत किया गया। और चौथा स्टेटमेंट है, यह भारतीय राष्ट्रवादियों के समर्थन में लिट्टन के नेतृत्व में एक आंदोलन था। तो इस प्रकार यह जो डी ऑप्शन है यह तो पूर्ण रूप से गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन सी भी गलत है और भारतीयों का यूरोपीय लोगों के खिलाफ मामला दायर करना यह भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन जो हमारा ए है वह सही हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 25वां प्रश्न, इसमें संधि और उससे संबंधित जो देश हैं उसको दर्शाया गया है। तो पेरिस की संधि, जो पेरिस की संधि है, पेरिस की संधि अमेरिका और जो गंडमक की संधि है वह अफगानिस्तान के साथ दर्शाया गया है। और सुंगौली की संधि जो है वह बर्मा के साथ, सुंगौली की संधि जो है वह बर्मा के साथ, और यानबू की जो संधि है वह नेपाल के साथ। तो इस प्रकार ये जो दोनों हैं ये उल्टा दिए गए हैं, तो इस प्रकार यह गलत है, ये दोनों को उलट दिया गया है और ये जो ऊपर के दोनों हैं यह सही है। जब फ्रांस और अंग्रेजों के मध्य जब अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ तो उसी दौरान यह पेरिस की संधि हुई थी। और जो गंडमक की संधि थी वह अफगानिस्तान के साथ की गई थी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वह एक सही होगा, क्योंकि इसमें ए और दो है। अगला प्रश्न हमारा है, सूची 4 को सूची 4 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को, कि यहाँ सूची 1 होगा, सूची 1 को इसको सुमेलित करना है, इसको जो है वह इससे सुमेलित करना है। तो अहोम विद्रोह जो है, अहोम विद्रोह, और ये जो पोलिगर्स विद्रोह, अहोम विद्रोह, पोलिगर्स विद्रोह और मोमारिस विद्रोह और पाइका विद्रोह, तो इनका जो वर्ष है उसी में सुमेलित इनको करना है। तो जो ये अहोम विद्रोह है यह कब हुआ था, अहोम विद्रोह ये 1795 है, अहोम विद्रोह 1795 में हुआ था। और पोलिगर विद्रोह अहोम विद्रोह जो है ये पोलिगर विद्रोह जो है वह 1995 में हुआ था और अहोम विद्रोह जो है वह 1828 में हुआ था। और इसके बाद मोमारिस विद्रोह जो है वह
1769 में हुआ था, और पाइका विद्रोह 1800 पाइका जो विद्रोह था वह 1817 में हुआ था। तो इस प्रकार पहले का जो है ए का 4, तो ए का 4 किस कथन में है? दूसरे में। तो यही हमारा जो ऑप्शन है वह सही होगा, यानी ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न, खिलाफत आंदोलन में प्रत्यक्ष संबंधित नेता कौन नहीं थे? खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। पहला है मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, मौलाना शौकत अली और मोहम्मद इकबाल। तो जो हमारा ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल, यह खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग प्रस्तावित किया? आंग्ल मराठा युद्ध का मार्ग किस संधि ने प्रस्तावित किया? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है यह बड़गांव की संधि, सूरत की संधि, बेसिन की संधि और पूना की संधि। तो इसमें से जो बेसिन की संधि है यह 1803 में हुई थी। 1800 कब हुई थी? 1803 में। तो यही इसी ने जो है वह द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का जो है वह मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद जो है वह अगला जो हमारा प्रश्न है 29वां, इसमें प्राउड रिजर्व नीति, प्राउड रिजर्व नीति जो है वह किस जो वायसराय था उस किसके शासनकाल में प्राउड रिजर्व की नीति लागू थी? तो प्राउड रिजर्व की जो नीति थी वह लॉर्ड लिट्टन की नीति थी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होगा। जो प्राउड रिजर्व की नीति थी वह लॉर्ड लिट्टन की थी। हमारा अगला प्रश्न, इसमें कथन है असहयोग आंदोलन के दौरान मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली, अरुणा आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। और कारण है इस आंदोलन की विदेशी मानद और सरकारी उपाधियों का बहिष्कार एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो इस आधार पर जो है वह यह दोनों कथन स्पष्ट रूप से सत्य हैं, परंतु यह जो कारण है वह कथन ए की जो है वह सही व्याख्या नहीं करता। इसी कारण जो है वह इसका जो ऑप्शन जो है वह ऑप्शन बी सत्य है कि ए और दोनों सत्य है, परंतु यह इसकी जो है वह स्पष्ट व्याख्या जो है वह नहीं कर पाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का विचार रखा? किसने सबसे पहले संविधान सभा का जो है वह विचार रखा था? कांग्रेस पार्टी ने, मुस्लिम लीग ने, सर्वदलीय सम्मेलन ने, स्वराज पार्टी ने। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वह सत्य है। स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम जो है वह संविधान सभा का विचार रखा था। अगला क्वेश्चन, बोस ने मार्च 1940 में रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो एक संयुक्त प्रयास था। किसका किसका संयुक्त प्रयास था? फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान सभा और अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड। तो इसमें अखिल भारतीय यूनियन ट्रेड शामिल नहीं था, जबकि फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा शामिल थे। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र पत्रिका और संस्थापक जो संपादक थे उनमें से कौन सुमेलित है? तो हिंदू पेट्रियाट इसके संपादक। इसमें पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है? तो जो हिंदू जो पेट्रियाट है यह सही सुमेलित है। गिरीश चंद्र जो घोष थे इन्होंने इसको संपादित किया था। बंग दर्शन दयाल सिंह
मजीठिया और भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा और परिदर्शक विपिन चंद्र। तो यह जो सी और डी है यह दोनों सुमेलित हैं, जबकि बंगाल दर्शन जो दयाल सिंह मजीठिया यह जो सुमेलन है यह गलत है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह बी सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, कथन जो है हमारा बोल रहा है कि गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। कारण है इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो इस आधार पर पहला कथन हिंसा दिवस यहीं से डाउट होता है और यह हमारा कथन जो है वह गलत होता है। तो इस आधार पर जो कथन ये ऑप्शन डी होगा यह सत्य होगा। आर सत्य है परंतु ए जो है वह असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? कौन 1928 में स्थापित हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे? भगत सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी, अजय घोष और जो डी है फणींद्रनाथ घोष। तो पूछा है कि इनमें से कौन कौन जो थे वह इसके जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी थी जिसे बाद में एचआरए कहा गया, यह इसके संस्थापक सदस्य थे। तो भगत सिंह और योगेश चंद्र चटर्जी थे, जबकि ये दोनों आप स्टेटमेंट गलत है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, फॉरवर्ड ब्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में की थी। दूसरा है, इसके निर्माण के परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस को 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद धारण करने से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यह जो दोनों कथन है यह अपने आप में सत्य है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वह सी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है? 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में सही है। तो इसमें है आप जो हमारा स्टेटमेंट है, साइमन कमीशन के आदेशानुसार ब्रिटिश भारत में वर्ष 1937 में प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे। दूसरा है, यह चुनाव समिति वयस्क मताधिकार पर आधारित था। यह चुनाव समिति जो था वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण स्वीकृति पुष्टि की और उपयुक्त सभी। तो इस प्रकार यह जो हमारा पहला ऑप्शन है यह गलत है, क्योंकि यह साइमन कमीशन से संबंधित यह नहीं था और चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित था। अब यह सीमित मताधिकार था परंतु वयस्क मताधिकार अवश्य था। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राधाकांत देव, एमजी रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? किसने भारत महिला परिषद की स्थापना की? सरला देवी चौधरानी, एमजी रानाडे, पंडित रमाबाई सरस्वती और कार्नेलिया सरबजी। तो भारतीय जो थी भारत महिला
भारत महिला परिषद की स्थापना जो थी वह पंडित रमाबाई रानाडे ने की थी। रमाबाई रानाडे ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मासिक पत्रिका वित्तल, जो मासिक पत्रिका वित्तल विध्वंसक की शुरुआत की थी? मासिक पत्रिका वित्तल विध्वंसक, तो ऑप्शन हमारा है गोपाल बाबा वालंकर, बी आर अम्बेडकर, ईवी रामास्वामी नायकर और बाल शास्त्री जंभेकर। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा ए है वह सही है। गोपाल बाबा वालंकर जो थे वह वित्तल विध्वंसक पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न, सर सैयद अहमद खान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो पहला है वह वर्ष 1878 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने और उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। जो सर सैयद अहमद खान के उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। और दूसरा कथन है उन्होंने पर्दा, बहुविवाह और पीरी तथा मुरीद प्रथा का समर्थन किया। तो इस आधार पर हमारा यह जो दूसरा कथन है यह गलत है और पहला स्टेटमेंट जो है वह सही है। तो हमारा ऑप्शन ए सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, देवबंद आंदोलन पंथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसकी शुरुआत जो है मोहम्मद कासिम नानो तवी और राशिद अहमद गंगोही ने की थी। और दूसरा है देवबंद पंथ ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन ए है यह सही है, क्योंकि ये दोनों कथन जो है वह सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति सर्वप्रथम किसने प्राप्त की? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो छात्रवृत्ति थी उसे सर्वप्रथम किसने प्राप्त की? तो ऑप्शन है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और मुकुंद दास। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वह सत्य होगा, क्योंकि यह जो छात्रवृत्ति की राशि थी वह नंदलाल बोस ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी यह समझने में विफल रहे कि अंग्रेजों द्वारा विधान परिषद में किए गए सुधारों का उद्देश्य नरमपंथियों को पुरस्कृत करने की बजाय गर्मपंथियों को अलग करना था। और कारण जो है वह चरमपंथी इस बात से अनभिज्ञ थे कि आधिकारिक दमन के विरुद्ध उनकी रक्षा की प्राथमिक पंक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे। तो जो इस आधार पे है वह हमारा ऑप्शन जो ए है यह सत्य है, क्योंकि यह दोनों एक दूसरे की जो कथन जो कारण है यह कथन की जो समुचित जो है वह व्याख्या इसमें ऑप्शन ए में है व्याख्या नहीं करता है। तो यह जो कारण है वह इसकी व्याख्या, क्योंकि अगर इसमें हम क्योंकि लगाकर और इसमें लेकिन लगाकर पढ़े तो हमें पता चलेगा क्या इसकी व्याख्या करता है। तो इस आधार पर इसकी जो यह व्याख्या है वह नहीं करता। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वह सत्य होगा कि इसकी व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला, सत्येंद्र सिन्हा वर्ष 1909 में वायसराय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। दूसरा कथन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के अनुसार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। तीसरा स्टेटमेंट,
अप्रैल 1906 में बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने साप्ताहिक युगांतर पत्रिका की शुरुआत की। और जो चौथा कथन है वह है बारदोली सत्याग्रह का कारण यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा लागू की गई 3 कठिया प्रणाली थी। तो इस प्रकार यह 3 कठिया प्रणाली चंपारण सत्याग्रह का जो था वह कारण थी। और इसमें पूछा है कौन सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है वह डी सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की गई। इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की गई। इसकी जो शुरुआत किसने की थी, वह श्यामजी कृष्ण वर्मा, मदन लाल ढींगरा, मैडम भीका जी कामा और एनी बेसेंट। तो इसमें ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी। 47वां प्रश्न, गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो मुख्यालय था वह वैंकूवर में स्थित था और इसकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्वी क्षेत्र तक विस्तृत थी। दूसरा कथन है इसके सदस्यों का उद्देश्य भारत में विद्रोह की शुरुआत करना था और वर्ष 1914 में 2 घटनाओं कामागाटा मारू घटना और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत ने इसे अपने उद्देश्यों के लिए काफी प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो दोनों हमारे जो कथन है इसमें से पहला और दूसरा दोनों सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी जो है वह सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध वर्ष 1905 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। तो इसमें थे वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल और गुरबख्श सिंह ढिल्लो। तो गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो थे उनका संबंध बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस से नहीं था। तो ऑप्शन डी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। पहला है वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया। बी है वर्ष 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया, किंतु कंपनी ने चीन के साथ चाय का जो व्यापार था वह बरकरार रखा। वर्ष 1993 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और अन्य सभी क्षेत्रों को गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में दे दिया। और चौथा कथन है वर्ष 1961 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा ब्रिटिश अधीन भारत सरकार के कार्यकारिणी और विधायिकी कार्यों को जो है वह अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार यह जो हमारा कथन डी है यह गलत है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सही नहीं। तो ऑप्शन हमारा जो डी है वह सत्य होगा। नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन थे। तो इसमें से ऑप्शन हमारा है पहला तारकनाथ दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। तो इसमें से पहले पत्रकार जो हमारे कौन थे वह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले पत्रकार थे जिन्हें कारावास में डाला गया।
नेक्स्ट प्रश्न, बुर्जहोम पुरातत्व स्थल ने बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी मिलती है। यह स्थल कहाँ है? बुर्जहोम पुरातत्व स्थल से जो है नवपाषाण युग के अस्थि निर्मित औजारों की जानकारी है। तो बुर्जहोम जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वह ऑप्शन सी सत्य होगा। इसका मतलब जो बुर्जहोम पुरातत्व स्थल है वह कहाँ पे है? वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे लघु वेद कौन सा है? तो सबसे छोटा जो वेद है वह है सामवेद। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वह सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस पाषाण युग के लोगों की चित्रकला में सबसे अधिक रुचि थी? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उपयुक्त में कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो है वह भी सत्य होगा, मध्य पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में से किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? किस पशु के विषय में जानकारी नहीं थी? बिल्ली, ऊंट, गधा, सिंह। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वह ऑप्शन डी जो है वह सत्य होगा। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें सिंह के बारे में जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबसे उत्तरीय स्थल मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोटदा और सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर। कौन इसमें सुमेलित नहीं है? तो इसमें से ए सुमेलित है। इसके अलावा हम यह देख सकते हैं कि जो इसमें है बी जो है वह सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद, यह भी सुमेलित है। सी जो है सबसे पश्चिमी स्थल, यह जो है वह गलत है। यह बलूचिस्तान के पास एक स्थान है, वहां पे है। और उसके बाद जो सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, तो यह भी सत्य है। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन सी होगा, इसमें कौन सुमेलित नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वह सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा लोथल के संबंध में सही नहीं है? पहला, यह कैम्बे की खाड़ी के पास स्थित एक पत्तन था। दूसरा, इसका उत्खनन प्रोफेसर SR राव ने किया था। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह था। यहाँ कोई नगर जो है वह दुर्ग नहीं था। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन जो है वह सी, यह प्राकृतिक बंदरगाह एक नहीं था। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। यानी कि यह जो लोथल था यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं था, जबकि इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि प्राकृतिक बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न, पाटलिपुत्र के एक किले का निर्माण किसने करवाया था? पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है वह है बिंबसार, अजातशत्रु, उदयन और कालाशोक। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वह होगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र में एक किले का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा तोल्काप्पियम के संबंध में सही नहीं है? यह तमिल साहित्य का सबसे प्राचीनतम साहित्य है। इसकी रचना इलांगो आदिगल ने की थी। यह तमिल व्याकरण की एक रचना है। यह संगम काल की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा बी। इसकी रचना इन्होंने इलांगो आदिगल ने नहीं की थी। यह संगम काल का एक जो है ग्रंथ है, जो तमिलनाडु में जो तमिल
में, दक्षिण भारत में संगम हुआ था प्राचीन काल में, उससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा गुप्तकालीन सिक्के के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए, चांदी के सिक्के को रूप्यक कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रूप्यक कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। गुप्त काल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। गुप्त काल के सिक्कों की जो गुणवत्ता थी वह बहुत अच्छी थी। और गुप्तकालीन शासक अनुष्ठान कार्य के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। गुप्तकालीन शासक जो थे वह अनुष्ठान के पश्चात विशेष सिक्के जारी करते थे। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन सी है, गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, यह ऑप्शन जो है यही ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो इनकी गुणवत्ता जो थी वह उतनी अच्छी नहीं थी। इनकी मात्रा तो ज़्यादा थी लेकिन गुणवत्ता जो थी वह अच्छी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक, गुप्तकालीन प्रशासन में महादंड नायक किसे कहा जाता था? प्रमुख कमांडर, चीफ जस्टिस, पुलिस विभाग प्रमुख और युद्धोत्तर सुलहकर्ता। तो इसमें चीफ जस्टिस जो है वह ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से नागानंद नाटक का लेखक जो थे वह कौन थे? नागानंद नाटक, उसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, पुष्यभूति। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हर्षवर्धन नागानंद रत्नावली, ये सब जो थे इन्होंने लिखा था। तो इस नाटक के जो लेखक थे वह थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा अमोघ वर्ष प्रथम के संबंध में सही नहीं है? तो वह राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित थे, और राष्ट्रकूट राजवंश से संबंधित वह शैव मत के अनुयायी थे। उनकी प्रसिद्ध कृति जो है वह कन्नड़ भाषा में रचित कवि राजमार्ग है। उन्होंने मालखेड़ नगर में राष्ट्रकूट राजधानी का निर्माण करवाया था। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा बी है वह शैव मत के अनुयायी थी, यही ऑप्शन हमारा सत्य होगा, क्योंकि उसमें पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह किसने करवाया था? तो इसमें विजयालय, राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम और राजेंद्र द्वितीय थे। तो जो राज प्रथम थे, इन्हीं काल में तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? ऋग्वैदिक आर्य किसके द्वारा शासित थे? पहला जनजातीय गणतंत्र, दूसरा लोकतांत्रिक स्वरूप, और चौथा जो है वह था राजशाही सरकार और वृद्ध जनों द्वारा शासन। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन होगा वह ऑप्शन जो डी है, वृद्ध जनों द्वारा शासन, यही सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लौह युग के चरित्र भरे यानी चित्रित भूरे, लौह युग के चित्रित भूरे मृद भाण जो PGW था वह उसकी जो संस्कृत के संबंध में सही नहीं है?
यानी कि यह जो चित्रित भूरे मृतभांड थे वह कहाँ पे पाए नहीं जाते थे। तो उसकी जो संस्कृति थी उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन हमारा ए है, इस काल के लोग मिट्टी से बने कटोरे और चित्रित भूरे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करते थे। दूसरा ऑप्शन है, चित्रित भूरे मृदभांड, ये जो स्थल थे यह पूर्वी यूपी बिहार के निकट इलाकों में थे। इस युग के लोग जो थे लौह के हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। इस काल में कई जनजातीय समूहों और राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो इस संबंध में जो हमारा ऑप्शन है वह ऑप्शन बी सत्य होगा। यह जो है वह पूर्वी यूपी और बिहार के निकट इलाकों में यह नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। सूची 1 में ऐतरेय, इनका जो है वह सही जो है वह मिलान करना है, उसका उत्तर यह नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिया गया है। तो इस यहाँ से देखने के बाद यहाँ पे देखेंगे। तो ऐतरेय जो था वह किससे संबंधित था? आत्म और चेतना की उत्पत्ति, मंत्रों का लय एवं जाप, और नचकेता और यम की कथा, सत्यमेव जयते के मंत्र का वर्णन। तो इसमें से यह जो ऐतरेय था यह पहले में ही था। तो ए का पहला देखते हैं, ए का पहला सिर्फ इसी में है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन जो है वह ए सही हो जाता है। और को भी देख लेते हैं, इसमें बी का जो है यानी कि इसमें देखिए 3 सारे ऑप्शन मिली हैं। तो छंदयोग में यहाँ मंत्रों का लय और जाप, और कठ में नचकेता यम की कहानी, और मुंडक में सत्यमेव जयते का मंत्र वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट को अमित्र घात कहा जाता है? किस मौर्य सम्राट को अमित्र घात कहा जाता है? ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वह भी सत्य होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन के तहत भूमि कर एकत्रित करने वाले अधिकारियों के एक वर्ग को क्या कहा जाता था? एक वर्ग जो था उसे क्या कहा जाता? एग्रोनोमोई, भारतीय कस, क्षेत्रिका, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो एग्रोनोमोई थे यही ऑप्शन हमारा सत्य होगा। बेसनगर स्तंभ शिलालेख निम्नलिखित में से किसने स्वयं को भागवत के रूप में वर्णित किया गया? इसमें ऑप्शन है जो भागभद्र, और दूसरा ऑप्शन है डेमेट्रियस, तीसरा अग्निमित्र, और हेलियोडोरस। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा डी है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा इंडो ग्रीक शासक मेनेंडर से संबंधित है? तो उस पहला कथन है उसकी राजधानी साकल में थी, उसकी राजधानी जो थी वह साकल में थी। दूसरा है बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो जो है वह मिलिंद और नाग सेन के बीच बात का एक दार्शनिकवाद है। तो हमारे दोनों का ऑप्शन जो है वह सत्य है। तो इस आधार पर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कुषाण वंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने सिक्कों पर स्वयं को महेश्वर घोषित किया? यानी स्वयं को जो है वह स्वयं को माहेश्वर घोषित किया। तो इसमें ऑप्शन जो है हमारा है कुजुल कड़फिसेस और कनिष्क, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा विन कॉन्फिडेंस, और चौथा ऑप्शन हमारा है वासुदेव द्वितीय। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन सी है विन कॉन्फिसेस जो था उसने स्वयं को महादेव जो है वह घोषित किया, महेश्वर जो है वह घोषित किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतमी पुत्र सातकर्णी के संबंध में नासिक अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृतिक, यूनानी, अरामाइक और संस्कृत। तो यह जो अभिलेख था यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें कुछ भूमि के जो विभाजन थे उसको दिया गया है और उसको किस प्रकार के भूमि में विभाजित किया है उसके बारे में देखते हैं। तो कुंजिर जो था, इसे कुंजिर जो था, कुरिंजी, इसे पहाड़ी रास्ते के रूप में विभाजित किया गया था। और जो पालय था इसे मरुस्थल के रूप में जाना जाता था। और जो मुल्लाई था इसे चारागाह के रूप में जाना जाता था। और नेथल को तट के रूप में जानते थे। तो इस प्रकार पहले का दूसरा सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा सत्य हो जाता है। अगला प्रश्न, पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था? मछली, बाघ, धनुष और शेर। तो पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था वह था मछली। तो ऑप्शन ए हमारा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्योत्तर काल में श्रेणी जो थे वह किससे संबंधित थे? तो सैनिक, जमींदार, व्यापारियों का एक समूह, किराएदार। तो यह व्यापारियों का जो था यह एक समूह था। तो ऑप्शन हमारा सी सत्य होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? किसने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा? जॉन मैल्कम, दूसरा जेम्स मिल, तीसरा फ्रांसिस ड्रेक और चौथा हमारा जो ऑप्शन है वह है वीए स्मिथ। तो इसमें हमारा जो चौथा ऑप्शन है वीए स्मिथ, यह ऑप्शन सत्य है। चंद्रगुप्त को इन्होंने नेपोलियन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी? पहला ऑप्शन है प्राकृत प्रकाश और पंच सिद्धांतिका और शिल्प शास्त्र और मंत्र शास्त्र। तो इसमें से पंच सिद्धांतिका जो थी वह वराह मिहिर द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता गुफाओं के शैलकृत बौद्ध विहार और चैत्य किस वाकाटक राजा के संरक्षण में बनाए गए थे? पहला विंध्यशक्ति, प्रवरसेन, हरिसेन, रुद्रसेन प्रथम। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन है वह सी ऑप्शन सही है। हरिसेन के समय में जो अजंता गुफाओं का विहार और चैत्य था वाकाटक राजा थे, उन्हीं के शासनकाल में इसे बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों पर विचार कीजिए। उन्हें छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो है ऑप्शन देख सकते हैं कि भुक्ति, ग्राम और विषय और वीथी दिया हुआ है। तो इसमें जो है वह सबसे पहले जो है वह ग्राम आएगा। तो यह जो दूसरा इसमें है यानी कि ऑप्शन गलत होता है। ग्राम के बाद जो है वह इसमें भुक्ति जो है, ग्राम के बाद जो है वह भुक्ति आएगा। ग्राम, भुक्ति, वीथी और विषय। ग्राम के बाद जो है वह वीथी आएगा यानी कि चौथा होगा। और वीथी के बाद जो है वह तब विषय आएगा। और भुक्ति जो था यह प्रांत थे यानी कि जो पूरा उसका साम्राज्य था उसे प्रांतों यानी भुक्ति में बांटा जाता था। और भुक्ति के बाद जो है उसे विषय में बांटा था
विषय में बांटा जाता था, और विषय को जो था वह वीथी में, और वीथी जो थे वह कई ग्रामों में विभाजित थे। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन ए है वह सत्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीज गणित के जनक और भारत में सबसे पहले ज्ञात खगोल शास्त्री थे? बीज गणित के जनक और सबसे पहले खगोल शास्त्री वराहमित्र, आर्यभट्ट प्रथम, ब्रह्मगुप्त और भास्कर द्वितीय। तो आर्यभट्ट प्रथम जो थे वो हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से 16 महाजनपदों में से एक नहीं है? गांधार, कंपोज, कंबोज, पांचाल और कौसाम्बी। तो कौसाम्बी जो है यह 16 महाजनपदों में नहीं था। कौसाम्बी जो है वह आधुनिक नाम है, इसके स्थान पर दूसरा नाम हुआ करता था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न जो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 महाजनपद के अधिकारी के नाम थे और उसके संबंध कार्य हैं, उसको सुमेलित करना है। तो पहला है व्यावहारिक। व्यावहारिक, तो इसका संबंध जो था वह था न्याय से, न्याय से था। दूसरा था सर्वार्थक। सर्वार्थक जो था यह सामान्य मामलों के संबंध में इसका कार्य था। इसके बाद जो था वह गणक, यह मुख्य लेखाकार था। और जो भागदूत था यह भाग का संग्रह था, संग्रह करता था। तो इस आधार पर यानी कि जो पहला है उसका दूसरा, पहले का दूसरा सिर्फ ऑप्शन बी में है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह बी सत्य होता है। अगला क्वेश्चन, तेलुगु कृत आमुक्त माल्यदा के लेखक कौन थे? पहला है हरिहर, देवराय, बुक्का और कृष्णदेव राय। तो इसका हमारा ऑप्शन जो डी है वह सत्य होता है, कृष्णदेव राय। तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की जो मूर्ति है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य से संबंधित थी? पांड, चेर, चोल और पाल। तो यह ऑप्शन जो है वह सी सत्य होगा, चोल राज्य से संबंधित था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट द्वारा लिखा गया था? पहला है हर्षचरित, पार्वती परिणय, मयूर शतक और वाक्य पदी। तो इसमें से यह मयूर शतक और वाक्य पदी गलत होंगे और ऑप्शन ए और 2 सही होगा। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन डी है वह सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? पहला, अजमेर के कुतुब अल इस्लाम मस्जिद के निर्माण का उन्हें श्रेय दिया जाता है। दूसरा, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ कराया। और सी है, उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। और चौथा कथन है, हसन निजामी और फखरुद्दीन उसके शासन काल में आश्रय प्राप्त लेखक थे। तो यह जो कुतुब अल इस्लाम मस्जिद है यह अजमेर में नहीं दिल्ली में है। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकता प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एकता प्रणाली के संबंध, पहला, एक कृषि पर कर लगाने की प्रथा, इसमें वंशानुगत के प्रावधान थे। इसके अंतर्गत एक अधिकारी को वेतन के बदले एक क्षेत्र से राजस्व का अनुदान दिया जाता था। इसने सल्तनत के दूरस्थ हिस्से को केंद्र सरकार से जोड़ने में सहायता की। तो इस आधार पर जो हमारा ऑप्शन बी है वह यही ऑप्शन सत्य है, यानी कि यह पूछा नहीं है तो यह वंशानुगत प्रावधान इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद वंश के संस्थापक कौन थे?
तो सैयद वंश के संस्थापक मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, खिज्र खां और आदिल शाह। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सी है वह ऑप्शन सत्य है। खिज्र खां जो थे वह सैयद वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था बाबर, और चंदेरी का युद्ध जो 1527 में बाबर और मालवा के राजपूत शासक मेदिनी राय के बीच लड़ा गया। तो इस प्रकार यह दोनों कथन जो है वह सत्य हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? अब ऑप्शन है, हमें आंसर शीट तो नहीं है बनाए हैं। मेदनी चंदेरी के युद्ध लिखा हुआ ना। हाँ, तो चंदेरी के युद्ध कैसे करे रहा? मेदनी राय से न, तब अरे तो हो कि सन में थोड़ा बहुत स्रोतन के अनुसार इधर उधर हो ही सकत। जाऊं ऑप्शन में दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, हुमायूं ने लाहौर में जमाली मस्जिद एवं इंसा खां मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरा, शेर शाह सूरी ने रोहतास किला बनवाया जो पाकिस्तान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तीसरा, शेर शाह सूरी के समय मौजा प्रशासन का निम्नतम स्तर था। और चौथा कथन है, हुमायूं का मकबरा 1550 ईस्वी में बनाया गया था और 1993 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। तो इस प्रकार इसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा ए, क्योंकि यही सही नहीं है। हुमायूं ने लाहौर में जो जामली मस्जिद ये सब का निर्माण नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन होगा, अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थॉमस रो उनके दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज थे। दूसरा कथन है, उनका अंतिम अभियान 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। 1601 में गोलकुंडा के विरुद्ध था। तो इस प्रश्न में जो है यह दोनों जो कथन है वह गलत है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन जो होगा वह डी, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। तो इसको जो है वह यहाँ पे दी हुई सूची से हमें सुमेलित करना है और इसका आंसर जो है वह हमें यहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं, वाकिया नवीस यह किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे देखते, ग्राम मुखिया, संचार माध्यम, बंदरगाह के गवर्नर और समाचार वितरण करने वाले। तो वाकिया नवीस जो थे वह चौथे यानी कि ए का 4। तो इसमें इसके सामने हम लिखेंगे ए। अब देख लेते हैं, ए का 4 में एक ये है और एक ये है। तो पहला और तीसरा गलत हो जाते हैं। बी और डी में कोई एक होगा। और दूसरा था दारोगा ए डाक। तो इसमें जो है वह यह संबंधित था संचार माध्यम से। दारोगा ए डाक जो था यह संचार माध्यम से संबंधित था। तो इसमें बी कर देते हैं, यानी कि बी का दूसरा, बी का इसमें पहला इसमें दूसरा, यानी कि ऑप्शन जो हमारा बी है वह सत्य होगा। और मुकद्दम जो थे
जो मुकद्दम थे यह ग्राम के मुखिया कहे जाते थे, और जो मुतसद्दी थे वह बंदरगाह के गवर्नर। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है वह भी सत्य होगा। अगला प्रश्न, अकबर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के भू राजस्व प्रशासन के बारे में सही नहीं है? पहला कथन, अकबर ने 10 साला भूमि राजस्व प्रणाली की शुरुआत की। चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। चाचर भूमि पर प्रत्येक वर्ष खेती की जाती थी। अकबर ने किसानों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। बटाई और गल्ला बख्शी भू राजस्व के मूल्यांकन प्रणाली में से एक थी। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है यह सत्य था, चाचर भूमि पर कृषि नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोविंद देव मंदिर या नासिक, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, इत्मुद्दौला का मकबरा आगरा और पंचमहल फतेहपुर सीकरी। तो ये तीनों कथन जो है वह सुमेलित है, जबकि ए सही नहीं। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन जो है यह यही ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो किसने किया? फैजी, और उसके बाद अबुल फजल अब्दुल रहीम खाना मिर्जा अजीज कोका। तो ऑप्शन जो हमारा वो है ऑप्शन सी सही है, अब्दुल रहीम खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली व्यापारी था, यह कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। दूसरा कथन, फ्रेंकोइस बर्नियर ने मुगल शहरों को कैप टाउन के रूप में वर्णित किया। मुगल शहरों को कैप टाउन के रूप में वर्णित किया। तो ये दोनों कथन जो है वह सत्य हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वह सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद में सुहर का अर्थ, सूफीवाद में जो सुहर का अर्थ है वह है भय का प्रतीक। ऑप्शन ए गरीबी, मोक्ष प्राप्ति के लिए समर्पण और सहिष्णुता का पालन करना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन डी है वह सत्य होगा। अगला प्रश्न, मराठा स्थानीय प्रांतीय प्रशासन के संदर्भ में आरोही क्रम में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? यानी कि घटते से बढ़ते क्रम। तो इसमें मौजा, परगना, तरफ प्रांत और प्रांत। तो हमारा ऑप्शन ए ही जो है वह सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी लिप का उपयोग निम्नलिखित में किस दस्तावेज में किया गया था? मोदी लिप का उपयोग निम्नलिखित में से किस दस्तावेजों में किया गया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है वायडार, दूसरा मराठा, तीसरा जमोरिन और चौथा होयसल। तो इसमें हमारा सही उत्तर जो होगा वह होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा, 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान दर्शन सुमेलित नहीं है? विद्वान एक तरफ है और उनका दर्शन है वह सुमेलित नहीं है। तो शंकराचार्य अद्वैत यह पूर्ण रूप से सुमेलित है। रामानुजार यह विशिष्ट अद्वैतवाद यह भी सुमेलित है। निम्बकाचार्य जो थे उन्होंने द्वैतवाद यह था यह भी सुमेलित है। और वल्लभाचार्य जो थे यह द्वैतवाद, यही जो है डी, यानी कि ऑप्शन हमारा यह सुमेलित नहीं है। तो इस आधार पर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस प्रकार कुल हमने 100 प्रश्नों को देखा, आपने इससे चीज देखा। इसका पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन जो है वह हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। आप इसको एक बार देख के इसका एक्सप्लेनेशन जरूर से ही पढ़िएगा।
और काउंट भी कीजिएगा कि आपने कितने प्रश्न को सही किया। तो इस सीरीज का जो अगला टेस्ट होगा उसे हम जल्द आपके समक्ष अपने इस चैनल पर लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।